Hello everyone, myself Dr. Sweta Bharti, ABM College, Department of History, गोलमुरी जमशेदपुर। आज मैं सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए पेपर 5 का टॉपिक लेकर आई हूँ। यह पेपर 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का है। यह पेपर आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ, यह टॉपिक सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, सेम 2 जनरल कोर्स के बच्चों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। पिछले वीडियो में भी हमने इसी क्रम में सिंध पर अरबों की विजय, त्रिपक्षीय संघर्ष तथा पाल वंश का विस्तृत वर्णन किया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में चर्चा करूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रकूट राजवंश। 8वीं शताब्दी के मध्य में वातापी, जिसे बादामी भी बोलते थे, वातापी के चालुक्यों के पतन के पश्चात दक्षिण भारत के पश्चिमी क्षेत्र में राष्ट्रकूटों का उत्थान हुआ। उन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि वे अगली 2 शताब्दियों तक दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति बने रहे। इस वंश के राजाओं ने उत्तर भारत पर भी आक्रमण किए, लेकिन वे उत्तर भारत में सफल न हो सके, पर दक्षिण भारत के इतिहास में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा उन्होंने अरबों पर भी नियंत्रण को बनाए रखा। राष्ट्रकूटों के अभिलेखों से हम पाते हैं कि मूल रूप से वो लटलूर नगर के स्वामी थे, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के बिलासपुर नामक स्थान में है। राष्ट्रकूटों के एलोरा और समनगढ़ अभिलेखों के आधार पर प्रारंभिक शासकों के नाम दंती वर्मन, इंद्र प्रथम, गोविंद प्रथम, कर्क प्रथम और इंद्र II आदि थे। लेकिन इनका राज्य कहाँ था और हमें इनके बारे में कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हम उन्हें इंद्र द्वितीय के पुत्र दंतीदीर्घ को ही राष्ट्रकूट का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे दंतीदीर्घ के काल से, क्योंकि उसके प्रारंभ के शासकों के विषय में हमें ठीक मालूम नहीं है। तो उसके पहले मैं चर्चा करना चाहूँगी कि राष्ट्रकूट वंश की जानकारी के स्रोत क्या क्या थे। तो राष्ट्रकूट वंश की जानकारी के मुख्यतः 2 स्रोत थे। वो हमें पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम मुख्य रूप से उनके शासकों द्वारा खुदवाए गए बहुसंख्यक अभिलेखों तथा दान पत्रों को से जानकारी प्राप्त करते हैं, जो उनके साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त किए गए हैं। इन राष्ट्रकूट लेखों का विवरण इस प्रकार है। दंतीदुर्ग के एलोरा तथा सामंतगढ़ के ताम्र अभिलेख, गोविंद तृतीय के राधनपुर, डिंडोरी एवं बड़ौदा के लेख, अमोघवश प्रथम का संजन अभिलेख, इंद्र तृतीय का कमलपुर अभिलेख, गोविंद चतुर्थ के काम्बे तथा संगनी के लेख, कृष्ण तृतीय के कोल्हापुर, देवली तथा कर्नाट के लेख। इन लेखों से हमें राष्ट्रकूट राजाओं की वंशावली, सैनिक अभियानों, धार्मिक अभिरुचि, शासन व्यवस्था आदि के बारे में पता चलता है। अब हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट काल में कन्नड़ तथा संस्कृत भाषा में अनेक
ग्रंथों की रचना हुई। इनमें जिनसन का आदि पुराण, महावीराचार्य का गणित सार संग्रह, अमोघ वर्ष का कवि राजमार्ग आदि उल्लेखनीय है। इसमें अमोघ वर्ष के धार्मिक जीवन से भी हमें सूचनाएं मिलती हैं। साथ ही इसके अध्ययन से हमें तत्कालीन समाज और संस्कृति के विषय में भी पता चलता है और तत्कालीन दशा का भी बोध होता है। तो हम दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। सभी इतिहासकारों के अनुसार दंती दुर्ग ही राष्ट्रकूट वंश का वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि उसके पूर्व के शासकों के विषय में हमें ठीक जानकारी नहीं है। दंती दुर्ग, जिसका शासनकाल 752 ईस्वी से शुरू होता है, उसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में की। मानखेट या माल्यखेत को, मानखंड को अपनी राजधानी बनाया। जिन्हें कांची, कलिंग, कौशल, मालवा, लाट एवं टंक पर विजय प्राप्त कर राष्ट्रकूट साम्राज्य को विस्तृत किया। इसके विषय में कहा जाता है कि उसने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ का भी आयोजन किया था, इसने चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन द्वितीय को एक युद्ध में परास्त किया तथा महाराजा धीराज, परम भट्टारक आदि उपाधियां धारण की। उसके बाद कृष्ण प्रथम, जो दंती दुर्ग का चाचा था, वह शासन पर आसीन होता है। कृष्ण प्रथम ने बादामी के चालुक्यों के अस्तित्व को पूरी तरह समाप्त कर दिया और गंगों की राजधानी मणिपुर एवं लगभग 772 ईस्वी में हैदराबाद को भी अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। इसने संभवतः दक्षिणी कोंकण के कुछ भाग को भी जीता था, परंतु उसका भाई इतना उसके समान योग्य और शक्तिशाली न था। वह बहुत कमज़ोर था और ज़्यादा अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सका। कृष्ण प्रथम के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने एलोरा के प्रसिद्ध गुहा मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद हम आते हैं ध्रुव, जिसका शासनकाल है 779 से 793। यस ध्रुव ने सिंहासन पर बैठने के बाद बेंगी के चालुक्य नरेश विष्णुवर्धन, पल्लव नरेश दंती बर्मन एवं गंगों को पराजित किया। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इसने गंगा जमुना दोआब तक अधिकार कर लिया था। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। उसके बाद आता है गोविंद तृतीय का शासनकाल। इसके शासनावधि है 793 से 814। ध्रुव का पुत्र और उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय अगला राष्ट्रकूट नरेश बना। दक्कन पर अपनी स्थिति मजबूत करने के उपरांत इसने कन्नौज पर आधिपत्य हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। जिस समय गोविंद तृतीय उत्तर भारतीय अभियान में व्यस्त था, उस समय उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए उसके विरुद्ध पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों ने षड्यंत्र रचा और उसको नष्ट करने की योजना बनाने लगे। पर गोविंद ने 802 ईस्वी में इस संघ को पूरी तरह समाप्त कर दिया और उसके षड्यंत्र को पूरी तरह विफल कर दिया। गोविंद तृतीय के शासनकाल को राष्ट्रकूट राजवंश का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है।
उसके बाद आता है अमोघ वंश का शासनकाल, जो 814 से 878 ईस्वी तक चलता है। गोविंद तृतीय का पुत्र और उत्तराधिकारी अमोघ वंश गद्दी पर बैठता है। उसे पूर्वी चालुक्यों एवं गंगों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक योग्य हो शासक होने के साथ वह काफ़ी विद्वान भी था। वह आदि पुराण के रचनाकार, महावीराचार्य, गणित सार संग्रह के रचनाकार एवं अमोघ वृद्धि के रचनाकार जैसे विद्वानों का आश्रयदाता भी था और उसके दरबार में अनेक साहित्य प्रेमी तथा विद्वानों का जमावड़ा लगा रहता था। वह स्वयं भी कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कवि राजमार्ग का रचनाकार था। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कृष्ण द्वितीय की, जिसका शासन अवधि है 878 से 878 टू 914। अमोघ वंश के इस उत्तराधिकारी को प्रतिहार एवं चोल शासकों से परास्त होना पड़ा, क्योंकि वह एक कमजोर शासक था। उसके बाद आता है इंद्र द्वितीय, 914 ईस्वी से लेकर 927 ईस्वी तक। कृष्ण द्वितीय के बाद इंद्र तृतीय सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ होता है। इसने पाल वंश के देवपाल प्रथम को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इंद्र तृतीय के समय ही अरब का प्रसिद्ध इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता अल मसूदी भारत आया था। इसके शासनकाल की प्रसिद्ध बात क्या है? अल मसूदी इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। अल मसूदी ने राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया। इंद्र तृतीय के बाद गोविंद चतुर्थ ने 927 से 936 तक एवं उसके बाद अमोघ व तृतीय ने 936 से 39 ईस्वी तक शासन किया। फिर कृष्ण तृतीय ने 939 से 987 ईस्वी तक शासन किया, 967 ईस्वी तक शासन किया। इस योग्य शासन ने सिंहासन रूढ़ होकर गंगों की सहायता से चोलों को परास्त कर तंजौर एवं कांची पर अधिकार कर लिया एवं विजय के उपलक्ष्य में यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया। यह स्तंभ उसके विजय पर की याद में बनाया गया था। चोलों को परास्त करने के बाद कृष्ण तृतीय रामेश्वर तक पहुंच गया। कृष्ण तृतीय के उत्तराधिकारी खोटिक के शासन के समय सियक परमार ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मानेखेट पर आक्रमण कर इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ये चालुक्य के नरेश तालप ने खोटिक के भतीजे कर्क को परास्त कर कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव 972-73 ईस्वी की ये घटना है। उस समय राष्ट्रकूट राजवंश पूरी तरह समाप्त हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश काफ़ी शक्तिशाली एवं दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था, जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसका अंतिम शासक ध्रुव था। इस तरह इस लेक्चर को सुनने के बाद बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो अब आप लोगों का काम है कि वेरी शॉर्ट लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद बनाएं। आप लोग के पास बुक तो होगा ही। उसके बाद कॉलेज खुलने पर आप लोगों को
ये अभी लॉकडाउन के समय का वर्क है, इसका सारा अध्ययन आप लोग खुद करें। और कुछ प्रॉब्लम होने से मेरा नंबर है ही, व्हाट्सएप में आप लोग पूछ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम अराइज होता है उसका समाधान मैं करूँगी, लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद करिए। कुछ बुक्स में है और कुछ मैं बता दूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी। किताब के पीछे भी मिल जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम है उसके समस्या का समाधान मैं करूँगी। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति के विषय में आप क्या जानते हैं, उनका मूल निवास स्थान कहाँ था, राष्ट्रकूटों के शासन प्रबंध का वर्णन करिए, त्रिपक्षीय संघर्ष का वर्णन करिए, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था। तो इस तरह आप लोग इसका आंसर खुद ही करिए, तभी आप लोग ये कर पाएंगे। या इसके पहले भी जो वीडियोस हमने डाले हैं, कोशिश करिए उनको ध्यान से सुने और उससे क्वेश्चन बना के उसको एक नोटबुक में अच्छी तरह उसका एक नोटबुक बनाइए और उसका आंसर लिखिए। धन्यवाद। कुछ प्रॉब्लम होने से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।